चलिए फर्स्ट हमारा है कि कोशिका जो है सभी सजीवों तथा जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं एक क्रियात्मक इकाई है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं कि कोशिका जीव द्रव से बनी यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी एक संरचना होती है। इस जीव द्रव में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक, पता होगा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के बारे में कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा संसार ही कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है और लगभग 90% जितने भी एग्जिस्ट करते हैं पदार्थ वह कार्बन से ही बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कि सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका का आकार एवं स्वरूप, ठीक है, साइज एवं शेप जो होता है इन संख्या में काफ़ी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे बात की जाए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक ना, माइक्रोप्लाज्मा ये आपको अधिकतर दिखाई देगा कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, वहीं संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच के अंडे में होता है। वहीं बात की जाए कि सबसे संसार की छोटी कोशिका कौन सी होती है, संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो यहाँ पर ब्रेन में जो होता है सेरिबेलम और उसका पार्ट होता है ग्रेन्यूल कोशिका, ठीक ना, ये कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका। वहीं मानव शरीर की बात की जाए, अब यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट संसार चल रहा था, ठीक ना, और ये हो रहा है मानव शरीर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो ओवम होता है, अंडाणु, ठीक ना, ये होता है महिला में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका लंबी बोला जाए तो लंबी होता है इंसान के ये जो ब्रेन का है न्यूरॉन सेल, ठीक ना। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। और ये सबसे छोटी कोशिका इंसान के बारे में, संसार के बारे में बात की जाए तो सेरिबेलम का ग्रेन्यूल, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम जो कि फीमेल में होता है, और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए मानव शरीर की तो होता है स्पर्म, जो कि किस में होता है, मेल में, ठीक ना। और इन दोनों के मिलने से ही एक इंसान का निर्माण होता है। और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो होता है न्यूरॉन में। ये हम देख लीजिए, इसके आगे स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है, ठीक ना। ये अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार भी अलग अलग होता है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहता है, जैसे अमीबा, आप लोग नाम सुने होंगे। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। वहीं मनुष्य के WBC की बात की जाए तो कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे अमीबा के बारे में तो हम लोग पढ़े ही हैं कि अमीबा का आकार किसी भी तरीका से ऐसे ऐसे बना दो तो ये हो गया अमीबा। ये अपना आकार जो है, इसका आकार जो है निश्चित नहीं रहता, ये कहीं से भी भोजन आता है तो अपनी उत्पादों की मदद से भोजन को ग्रहण कर लेता है, ये ऐसे ऐसे चल के, ठीक ना। तो ये अमीबा के बारे में तो क्लियर पढ़ा होगा आप लोगों ने। और ये मानव शरीर की अगर WBC की बात की जाए, जैसे RBC होता है, WBC होता है और एक प्लेटलेट्स होता है, ब्लड का प्रकार, तो वहीं WBC जो है ये कोशिका का आकार इसका निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। और ये WBC की बात की जाए तो WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका जिसको बोलते हैं, ठीक ना। रियल में इंसान का शरीर व्हाइट नहीं होता है, रियल में इंसान का शरीर जो होता है व्हाइट नहीं, रियल में बात की जाए तो इंसान का शरीर जो WBC है ये व्हाइट नहीं होता है, ये होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक ना, मतलब आर पार दोनों तरफ दिखा जाए, ठीक ना, ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप आगे की बात करते हैं हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पर कि कुछ कोशिका अपना आकार, ये तो हम लोग देख लिया। सभी सजीव कोशिकाओं की संख्या एक समान नहीं होती है। कोशिका संख्या के आधार पर सजीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। एक यहाँ पर कोशिका के संख्या के आधार पर सभी सजीवों को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और एक मल्टी सेलुलर जिसको बहुकोशिकीय बोलते हैं। एक कोशिकीय में वैसे जीव आते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं, ठीक ना, एक कोशिकीय कहलाते हैं। ये जीव आंखों से दिखाई नहीं पड़ेंगे। अरे जिसमें भाई एक कोशिका सिर्फ लगा होगा वो आपकी आंखों से दिखाई देगा। इंसान के शरीर की बात की जाए तो इसमें करोड़ों
काउंट नहीं किया जा सकता है। अनलिमिटेड यहाँ पर कोशिका की संख्या से इंसान का शरीर का निर्माण होता है। तो एक कोशिका से आप आंखों से देख सकते हैं, तो एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, और ये अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना। फिर यहाँ पर बात की जाए, नेक्स्ट यहाँ पर, और फिर ये सेकंड देखते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिका। तो इसमें बहुत सारी कोशिका मिलकर, मल्टी मतलब बहुत सारी कोशिका मिलकर एक जीव का निर्माण करती हैं, तो उसे बहुकोशिकीय बोलते हैं। जैसे सभी दिखने वाले सजीव, जैसे इंसान का शरीर भी क्या है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। विभिन्न सजीवों की संख्या विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी, यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जिसका ज़्यादा बड़ा शरीर उसमें ज़्यादा कोशिका, शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका का संख्या जितना अधिक होगा। अब कोशिका के विकास के क्रम में बात की जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1915 में, यहाँ पर 1590 की बात की जाए तो 1590 में जेड जेनसेन एवं एच जेनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की जाएगी, तभी ना पता चलेगा कोशिका के बारे में। नहीं तो कोशिका क्या होती है, वन सेलुलर, एक कोशिकीय कोशिका क्या होती है, कोशिका आंखों से दिखाई देगी नहीं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की गई 1590 में जेड जेनसन एवं एच जेनसन, ठीक ना, इनके साथ, ठीक है। उसके बाद 6065 इंपॉर्टेंट डेट है, ये बार बार एग्जाम में आता है। 6065 सबसे पहले कोशिका की खोज कब हुई थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई सबसे पहले कोशिका यहाँ पर, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ये क्या हो गया यार, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई सबसे पहले कोशिका। माइक्रोस्कोप कोशिका की खोज की, और कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया, ठीक ना। कोशिका का नामकरण बोला जाए या कोशिका की खोज, तो वो रॉबर्ट हुक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो कोशिका जो है लैटिन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। क्या अर्थ होता है, एक छोटा कमरा। बिल्कुल इसी तरह होता है हमारा सेल, एक कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कॉर्क, पेड़ की छाल के टुकड़ों में किया था, और जिन्होंने ये खोज किया था वो डेड सेल था। पेड़ के छाल में ये जो था कौन सा सेल था, डेड सेल, मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज तो 1683, ठीक ना, कहीं कहीं पर 1684 भी दे देता है, 1684 भी कहीं दे देता है, लेकिन कहीं पर 83। तो लीवेनहॉक, ठीक ना, इनके द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। लीवेनहॉक की पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में यहाँ पर जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को क्या किया इन्होंने देखा, ठीक ना। तो बात की जाए जीवाणु या प्रोटोजोआ की खोज भी किसने किया था, तो ये लीवेनहॉक ने ही। और जीवित कोशिका की खोज भी किसने किया था, तो ये लीवेनहॉक ही हो जाएंगे, ठीक ना। वहीं 1831 की बात की जाए, कब, 1831, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य में एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने दिया केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया इन्होंने, न्यूक्लियस। तो कोशिका की खोज हुक, कोशिका किससे निकाली जाती है, सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और छोटी चीज़ को निकालने के लिए हुक का यूज़ किया जाता है ना। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक और 1665, और फिर जीवित कोशिका लीवेनहॉक, और फिर 1831 में यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने। क्योंकि जब भी अगर आप किसी भी सेल को या किसी भी, जैसे आम हो गया, आम को हम लोग खोलेंगे तो ये बीच वाला पार्ट जो होगा, इडली दिखाई देती है ना, तो ये कैसा होता है, भूरा। तो याद रखिएगा ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, कोशिका के केंद्र की खोज की थी। 1838-39 में जैकब स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका मतवाद यानी सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान। कब, 1838 से 39 के बीच में। जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव का शरीर जो है किससे बना होता है, एक कोशिकीय सेल शरीर के। सभी जीवों का शरीर जो है एक बहुत सारी कोशिकाओं मिलकर निर्माण हुई है। जैसे यहाँ पर कुछ देखिए, स्लाइडेन एवं स्वान के क्या बात थे, तो प्रत्येक जीव का शरीर जो है
एक अथवा अनेक कोशिकाओं से बनता है, निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है, लेकिन स्टार्टिंग उसकी किसकी, एक कोशिका के ही से ही होगी। जैसे स्पर्म और ओवम से होता है इंसान के जीवन का निर्माण, ठीक है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, उसमें कोशिका का केंद्रक का मुख्य भूमिका अदा करता है, ठीक ना। ये न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, जिसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, तो ये इसका मुख्य भूमिका होता है। जैसे इंसान हो अगर, और आपके पास ब्रेन ही ना हो तो क्या हो जाएगा आप, बिल्कुल आप एक शरीर होंगे, कोई भी विचार नहीं होगा आपके अंदर, तो आप सिर्फ खड़ा एक पेड़ ही होंगे, ठीक ना। तो ये कोशिका के लिए केंद्रक इम्पोर्टेंट है। फिर 1839 की बात की जाए तो 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्धतलर एवं दानेदार, जिसको हम लोग इन्होंने नाम दिया जीवद्रव। किसने, पुरकिंजे ने नाम दिया जीवद्रव, प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं। फिर 1846 की बात की जाए तो पुरकिंजे के बाद वॉन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीवद्रव की खोज की। तो सबसे पहले 1839 में अगर जीवद्रव की खोज की बात की जाए तो पुरकिंजे ऑप्शन में नहीं रहे तो अब ये वान मूल हो जाएंगे, ठीक ना। 1855 में रुडोल्फ विर्चॉव ने पता लगाया कोशिका निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। यानी 1855 में विर्चॉव ने ये बताया कि बहुत सारी जब कोशिका का कोई भी एक ऑर्गन बनेगा, ठीक ना, तो सभी ऑर्गन जो बनेगा, जैसे इंसान का शरीर भी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है, तो ये एक कोशिका के टूटने से ही क्या होता है, बनता है, कोशिका के विभाजन द्वारा ही क्या होता है, बनता है। ये विर्चॉव ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए 1861 में, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैक्स सुल्ज ने कोशिका को जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड बताया। उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने बताया, तो ये मैक्स सुल्ज, याद नाम रखिएगा, मैक्स सुल्ज मतलब मैक्सवेल ने क्या किया, मार्कर सुझा दिया यहाँ पर, ठीक ना। तो जीवद्रव याद रखिएगा, मैक्सवेल ऐसा जीव है, ऐसा बैट्समैन है जो क्या करता है, मार्कर सुझा देता है। तो याद रखना है किसी भी तरीके से आपको। एम नॉल एवं ई रुस्का, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1831। एम नॉल एवं ई रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी बहुत सारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अब कोशिका के संरचना के बारे में चलते हैं। तो कोशिका के मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक कोशिका झिल्ली, पौधों में कोशिका झिल्ली के नहीं होती है, उसमें कोशिका भित्ति होती है, और जीवद्रव, ठीक ना। कोशिका को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक कोशिका झिल्ली और एक जीवद्रव। जीवद्रव को पुनः दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक, ठीक ना। तो कोशिका द्रव में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। जीवद्रव रचनाएं, इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आती है जिनमें बढ़ने एवं विभाजन करने की क्षमता होती है। ये रचनाएं फर्स्ट कोशिका में के जीवद्रव में कौन कौन सी ये संरचनाएं होती हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट सेंट्रोसोम, ठीक ना, फर्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम। सेकेंड देखिए अंतःप्रदव जालिका। थर्ड यहाँ पर राइबोसोम, फिर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर यहाँ पर प्लास्टिड जिसको लवक बोलते हैं, गोल्जी का है, और ये लाइसोसोम। सबके बारे में हमें पढ़ना है। सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कराता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका को मारने वाला ये एंजाइम सिक्रीट करता है। तो ये हम लोग अब आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पर सेकंड में एक और पार्ट्स है यहाँ पर मेटाप्लास्ट। ये निर्जीव रचनाएं हैं जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन की। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत राजधानी आती है, ये क्या कर दिया राजधानी के ऊपर, मेटाप्लास्ट के अंदर राजधानी आती है, वसा कण आते हैं, प्रोटीन आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, पित्त, यदि ये सभी क्या होते हैं, मेटाप्लास्ट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन ये कर देगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी संरचनाएं मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आती है। तो ये आपको याद रखना है, वसा, कण, प्रोटीन और ग्लाइकोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन करते हैं।
तो ये फर्स्ट ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली जीवित मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। झिल्ली से नॉर्मल याद ही आ रहा है कि सभी कोशिका के बाहर की तरफ, ठीक ना, बाहर की तरफ एक पतली क्या होती है, झिल्ली होती है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य मतलब आधा दिखाई देता है उसके बाद, एवं चयनात्मक पारगम्य मतलब कौन सा चीज अंदर जाएगा, ठीक ना, और कौन सी नहीं होती है, ठीक ना। तो कोशिका झिल्ली जो होती है आधी दिखाने वाली होती है, मतलब आधा इधर उधर दिखाने वाला, सेमी पेरिमेबल बोलते हैं, और चयनात्मक मतलब चयन करता है कि कौन सा चीज अंदर जाएगा कौन सा बाहर, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं, ठीक ना। तो कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य एवं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो याद रखना है आपको कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की। इस झिल्ली में दो परत प्रोटीन की एवं इनके बीच एक परत जो होती है लिपिड की होती है, सॉरी, एक परत होती है फैट की, वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के ये यहाँ पर कार्य के बारे में देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली के इंपॉर्टेंट जो भी कार्य हैं उसको देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट यहाँ पर कोशिका को निश्चित आकृति देना एवं कोशिका के भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघातों से बचाना, ये किसका काम होता है, कोशिका झिल्ली का, ठीक ना। कोशिका झिल्ली के ये प्रमुख कार्य हैं, और ये अगर आ जाए बीपीएससी यूपीएससी में भी है, लॉन्ग आता है तो इसमें आ जाए कि कोशिका झिल्ली के कार्य बताएं, तो ये कर देना है कि कोशिका को निश्चित आकृति एवं कोशिका के भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है हमारा ये कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने का ये पदार्थों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सीलिया, फ्लैजिला एवं कुटपाद का निर्माण होता है। जैसे एक कोशिकीय अमीबा जो होता है और पैरामीशियम में ये सीलिया जो होती है चारों तरफ ये कांट जैसा आकार, ये किसके द्वारा, एक कोशिकीय जीवों में ये कोशिका के झिल्ली के द्वारा ही निर्माण होता है। कोशिका द्वारा होने वाले प्रासरण एवं विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही होता है, ठीक ना। प्रासरण एवं विसरण नॉर्मल समझिए कि कोई चीज शरीर के अंदर या बाहर जाना, ठीक ना। प्रासरण एवं विसरण की प्रक्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अब सेल वाल के बारे में। ये जो होता है इंसानों के शरीर में नहीं होता है, ये सिर्फ पेड़ पौधा में होता है, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति सेल वाल के बारे में देख लेते हैं। ये जो होता है पौधे एवं कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है। पौधों तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। इंग्लिश में इसको सेल वाल बोलते हैं, ठीक ना। ये ना तो जीवित होते हैं, ये झिल्ली की तरह, ये कोशिका झिल्ली की तरह ये जीवित नहीं होती है, ठीक ना। ये डेथ सेल होती है, और ये नहीं अर्धपरगम्य होती है, ये अर्धपरगम्य भी नहीं होती है। कोशिका भित्ति तीन परतों का एक मोटी भित्ति होती है। पौधों को कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं हेमिसेलुलोज की बनी होती है, तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमिसेलुलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको किसी तरीके से याद करना पड़ेगा। ये वनडे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। याद रखना है कि कोशिका भित्ति, यहाँ पर याद रखना है कोशिका भित्ति जो है तीन परतों से बनी होती है और ये मोटी होती है, ठीक ना। कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं हेमिसेलुलोज की बनी होती है, लेकिन वहीं कवक की बात की जाए, पेड़ पौधा में ये होता है सेलुलोज एवं हेमिसेलुलोज से, लेकिन कवक की बात की जाए तो कवक में जो होती है कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमिसेलुलोज से बनी होती है। हेमिसेलुलोज नहीं रहे तो काइटिन रहेगा, काइटिन नहीं रहे तो हेमिसेलुलोज रहेगा, ठीक ना। ये याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कोशिका भित्ति के प्रमुख काम यहाँ पर देख लेते हैं। यह भित्ति पौधों की कोशिका की रचनात्मक परत है जो कोशिका के निश्चित आकार, मजबूती एवं सुरक्षा प्रदान करता है।
यह कोशिका को सुखाने से बचाता है एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव निर्जीव संरचना है जो परगम्य होती है और यह कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति होता है, इसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है, ठीक ना। लेकिन इंसान में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, नहीं तो इंसान भी पेड़ों की तरह मजबूत हो जाता बाहर से। अब चलिए कोशिका द्रव के बारे में जानते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक ना। तो साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। अगर कहीं पर भी द्रव शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा कि लिक्विड, ये तो पता ही होगा, जैसे बता दिया मैंने। तो जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है। जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक, लास्ट में इमेज भी दिखाया जाएगा और उसमें भी बताया जाएगा कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पर फैक्ट्स जो है थोड़ा सा फैक्ट्स पर ध्यान दे दीजिए, ठीक ना। तो कोशिका द्रव के बारे में बात की जाए तो जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है कोशिका द्रव कहलाता है। लिक्विड, कोशिका द्रव या जीव द्रव रंगहीन, अपारदर्शक तथा अर्ध तरल पदार्थ है। अधिकतर ये चिपचिपा होता है, ठीक ना, ज्यादा तरल नहीं होता है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक क्या होता है, जल। तो क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका द्रव में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 80% होता है यहाँ पर जल। जल के अलावा जीव द्रव में, कोशिका द्रव में लगभग 30% तत्व पाए जाते हैं और ये तत्व इंपॉर्टेंट है और इन तत्वों को आपको याद रखना है। ऑप्शन आता है कि इसमें कौन से तत्व कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। 4 तत्व हमारे कोशिका द्रव में होते हैं। फिर से बोलिए, कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक ना। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाली रचनाएं मौजूद होती है जिसे कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनुल कहते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट अंतःप्रदाव, अंतःद्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ये ज्ञान बिंदु का रोशन आनंद सर का बुक है, तो परचेस कर लीजिएगा उनको और अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा वीडियो को, ठीक ना। यह महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है और कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली से मिली होती है, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर यह संरचना लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव में ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक चिकनी और एक खुरदरी, ठीक ना, स्मूथ और रफ ईआर। रफ ईआर में के झिल्ली जो होता है पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना, पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। राइबोसोम किस पे होता है, तो रफ ईआर पर राइबोसोम होता है, जबकि स्मूथ पर राइबोसोम नहीं होता है। आपको याद भी नहीं करना है, आर से राइबोसोम, तो जिस पे आर होगा उस पे राइबोसोम, मतलब रफ पे राइबोसोम होता है और स्मूथ पर राइबोसोम नहीं होता है। आर पे राइबोसोम होता है, एस पर राइबोसोम नहीं होता है, स्मूथ और रफ ईआर, ठीक ना। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतःप्रदाव जालिका को कोशिका या कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र कहा जाता है, ठीक ना। कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो ये किसको, अंतःप्रदावी जालिका को। इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर, क्लाउडे एवं फुलम ने किया था, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण पोर्टर एवं कालमैन ने किया था। यहाँ पर बात की जाए कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नामकरण किसने किया था, तो पोर्टर एवं कालमैन, ठीक ना। अंतःप्रदावी जालिका को वर्तमान में यहाँ पर ये देखिए एर्गैस्टेप्लाज्मा कहते हैं, ठीक ना। अंतःप्रदाव जालिका के ये प्रमुख कुछ काम हैं जो कि यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि अंतःप्रदाव जालिका के प्रमुख कार्य ये होते हैं। यह अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य करती है। अंतःद्रव जालिका के नली में
तरल द्रव भरा होता है जिसे यह कोशिका द्रव में विभिन्न हिस्सों में वितरित करती है, ठीक ना। यह कोशिका परिवहन का कार्य करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदाविका जालिका में ये नली में तरल द्रव भरा रहता है जो ये चारों तरफ क्या करती है? बांटती है। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतःप्रदाव जालिका द्वारा होता है, यानी प्रोटीन का चारों तरफ ट्रांसफर जो है ये कौन करता है? अंतःप्रदाव जालिका। चिकनी अंतःद्रव जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। ये वसा बनाती है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है, ठीक ना। चिकनी जिसको स्मूथ बोलते हैं ना, भाग लेती है, तथा खुरदुरी जो कि रफ जो है अंतःप्रदावी जालिका प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती है। प्रोटीन संश्लेषण करती है मतलब प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट, अंतःद्रव जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन वसा हार्मोन का संश्लेषण होता है। जैसे मनुष्य के यकृत अग्नाशय की कोशिका में अंतःजालिकाओं की संख्या जो होती है अधिक होती है, ठीक ना। यानी उन कोशिका में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन वसा एवं हार्मोन बनता है। प्रोटीन वसा एवं हार्मोन बनता है तो ये मनुष्य के लीवर जो होता है उसमें, और ये पेनक्रियाज अग्नाशय में ये अधिक इनकी संख्या होती है। लीवर में हिपैटिक सेल होता है, याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा रीजनरेट होने वाला हिपैटिक सेल होता है। लास्ट की बात की जाए तो मानव यकृत में पाया जाने वाली चिकनी अंतःप्रदावी जालिका यकृत को विष प्रभाव को नष्ट करने में भी मदद करता है। विष प्रभाव जब इंसान जहर खा लेता है तो उसको भी ये खत्म करने का काम करता है। कौन? ये चिकनी अंतर्द्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए राइबोसोम के पास चलते हैं हम लोग। अब हमारी गाड़ी कहाँ चल दी? ये राइबोसोम भाई साहब के पास। तो चलिए राइबोसोम के पास चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतःप्रदावी जालिका के ऊपर आर में या अकेले या गुच्छे के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटा कोशिका अंगक है। कोशिका द्रव में जो राइबोसोम के गुच्छे पाए जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में सभी प्रकार के राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में एमआरएनए के धागे के समान रचना से बंधे होते हैं। और अभी रसिया जो है कैंसर का खोज किया है उसमें एमआरएनए के ये थ्रू किया है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है ये कैंसर का वैक्सीन बनाया है। तो राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर क्या होता है? बना होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, 30S 50S। ठीक उसी प्रकार 80S में भी दो सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S। जैसे कोई भी छोटी जीव होते हैं उनमें 70S होता है, जबकि इंसान के शरीर में या बहुकोशिकीय में ये 80S होता है, ठीक ना। राइबोसोम की खोज की बात की जाए तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जीई प्लेड द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, राइबोसोम के नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। याद रखना है कि राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था, जबकि वहीं जंतु कोशिका की बात की जाए तो जंतु कोशिका की ई पैलोड ने किया था। और राइबोसोम का नामकरण की बात की जाए तो रॉबर्ट ने किया था, ठीक है। अब राइबोसोम के यहाँ पर कार्य को देख लेते हैं। तो राइबोसोम के कार्य यहाँ पर एक ही है कि यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण हो पाना असंभव होता है, ठीक ना। राइबोसोम को कोशिका प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम के द्वारा ही इंसान के शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक ना। अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। तो गोल्जी काय के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग, तो वो ले लीजिए। ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उस पर फ्री में ये आपको बायोलॉजी के पीडीएफ जो है उसमें दे देंगे। रोशन एंड आंसर, इनके बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी, और ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी है। और ये कोशिका के बारे में आज हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ठीक ना। तो ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें ये सेल जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा हो गया, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और इंसान की बात की जाए तो सबसे लंबी जो होती है न्यूरॉन हो जाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए। और वहीं सबसे बड़ी कोशिका बोले इंसान की तो होता है ओवम, अंडाणु। सबसे छोटी हो जाती है स्पर्म, शुक्राणु, ठीक ना। सबसे लंबी न्यूरॉन, अभी बात की हम लोग। लिवर में हिपैटिक सेल होता है, हार्ट में कार्डियक मसल्स होता है, कार्डियक सेल। और लंग्स में कौन सा सेल होता है, ये कमेंट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोल्जी काय के बारे में। ये गोल्जी काय क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो गोल्जी काय के बारे में यहाँ पर देखिए कि कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान होते हैं, ठीक ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे दिखाई देंगे। पादप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। डॉल्टन तथा फोलिक्स, नाम याद रखना है आपको दो साइंटिस्ट का, डॉल्टन एवं फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जिकाय के संरचना को 3 भागों में बांटा है। एक कहलाता है सिस्टर्नी, ये दूसर का छोटे ट्यूबुलस या वेसिकल्स, तथा बड़ी राजधानी लार्ज वैक्यूल्स। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है गोल्जिकाय की संपूर्ण स्ट्रक्चरल को, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम इसकी खोज की बात की जाए तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? तो कैमिले, यहाँ पर याद रखना है, कैमिले गोल्जी ने किया था। कैमिले गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे और उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिका में की थी। तंत्रिका कोशिका मतलब ब्रेन के डॉक्टर थे, ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो ये ब्रेन के जो सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल, जिसको हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं, इस कोशिका में ये गोल्जी काय की खोज की थी। किसने? कैमिली गोल्जी ने, ठीक है। कैमिली गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जालिकावत उपकरण रखा था। क्या इन्होंने नाम रखा था? आंतरिक जालिका वत उपकरण, ठीक ना, ये नाम रखा था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनल रेक्टिकुलर अपार्टस, ठीक ना। परंतु बाद में इसी का नाम गोल्जी बॉडी पड़ गया, जिसको गोल्जी काय हिंदी में कहते हैं। अब गोल्जी काय के कार्य यहाँ पर देख लीजिए। तो यह अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का तो अब आए यहाँ पर देख लेते हैं कि गोल्जी काय के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग, ठीक ना, यानी स्टोरेज करता है एवं श्रवण भी करता है, सिक्रेट भी करता है। यह कोशिका का मुख्य सिक्रेशन ऑर्गेनेल मतलब सर्वोत अंगक है, मतलब रिसाव करने वाला, श्रवण करने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में भी मदद करते हैं। जैसे लाइसोसोम हो गया, और भी बहुत सारे कोशिका में पार्ट होते हैं, उसके निर्माण में भी ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में ही होता है। ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में ही होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। ये सभी सेल के पार्ट हैं, ठीक ना, ये सभी क्या है? सेल के पार्ट। तो अब लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। आत्महत्या की थैली, ठीक ना, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। अब देखिए यहाँ पर कोशिका द्रव में झिल्लीदार थैलियों जैसी रचना होती है। इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है और यह बहुरूपता पॉलीमोर्फिज्म को दर्शाते हैं, ठीक ना, बहुरूपता को दर्शाते हैं। लाइसोसोम पौधों की कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में क्या होता है? ज़्यादा होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। पूछेगा कि लाइसोसोम किसमें ज़्यादा होगा, पादप में या जंतु कोशिका में? तो आपको याद रखना है कि जंतु कोशिका में इसकी मात्रा जो होती है क्या होती है? ज़्यादा होती है पादप कोशिका से, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते क्या है? तो इन एंजाइमों में इतनी क्षमता होती है कि यह कोशिका के द्रव एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर सकता है, ठीक है ना।
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है इसीलिए, ठीक ना। इसमें बहुत सारे लाइसोसोम में जितने भी कोशिका के पार्ट होते हैं उनको ये नष्ट कर सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, वैक्यूल्स, और भी ये और भी बहुत सारे सेंट्रोसोम, ये जितने भी पार्ट होते हैं उन सबको क्या कर दे रहा है, ये नष्ट कर देता है अगर काम अच्छे तरीके से नहीं करता है तो। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और कहीं पर भी एंजाइम या एक और वर्ड आ जाए, एंजाइम या, तो सॉरी यहाँ पर एंजाइम वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो समझिएगा कि लिक्विड जैसा कोई पदार्थ, ठीक ना। तो ये क्या करता है, नष्ट कर सकता है अगर कोई भी कोशिका के पार्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तब। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की खोज 1958 में, कब, 1958 में डी डबे ने किया था। कहीं पर डी डुबे भी किया जाता है, ठीक ना। तो डी डबे को इस कार्य के लिए 1974 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। भारत में बोले कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, तो सबसे पहले किनको मिला था, गुरुजी रविंद्रनाथ, गुरुदेव ना, रविंद्रनाथ, गुरु जी तो एम एस गोलवलकर हो जाएंगे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहले 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज एशिया में, ठीक है। लाइसोसोम की बात की जाए कि लाइसोसोम के प्रमुख कार्य क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर लाइसोसोम के कार्य देख लीजिए। यह कोशिका अंगों को टूटे फूटे भागों को डाइजेस्ट करता है, जो भी टूटे फूटे भाग हो जाते हैं, जैसे लाइसोसोम का कोई पार्ट, जैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई पार्ट, सेंट्रोसोम का कोई पार्ट थोड़ा सा टूट गया तो उन सबको ये डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, कोशिका द्रव को साफ रखता है। जब ये डाइजेस्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव साफ हो जाएगा। यह आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट कर सकता है। अगर ये कोई भी कोशिका के पार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं तो उनको नष्ट करके दूसरा बना देता है। ये नहीं बनाता है, सेंट्रोसोम बनाता है, क्योंकि सेल डिवीजन इसी से होता है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, सिर्फ नष्ट करता है। कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को संक्रमण से बचाता है। कौन, ये लाइसोसोम, किसमें, क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, मतलब हमेशा ये बदलते रहता है, जैसे वो बदलते रहते हैं, ठीक ना। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके भीतरी झिल्ली में अनेक अंगुली जैसा उभार निकला रहता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से घिरे जगह में मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन तथा कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार के होते हैं, ये 5 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर एस होना चाहिए, तो 70S प्रकार के होते हैं इसमें राइबोसोम। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधों की संख्या में कम तथा जंतु की कोशिका में काफ़ी ज़्यादा होती है। पौधों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम, जंतु कोशिका में ज़्यादा होती है। अभी ऊपर हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में भी ऐसे ही पढ़ा कि पौधों में कम और जंतु में ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात की जाए तो रिचर्ड अल्टमैन, किसने किया था, रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। इसका नाम बायोब्लास्ट रखा गया था, और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का पहले नाम बायोब्लास्ट रखा था, रिचर्ड अल्टमैन। फिर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया, किसने रखा ये, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा, तो बेंडा ने। कौन, बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य ये रहा। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है तथा शोषण के दौरान निर्मित एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है, ठीक ना। मतलब कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया जितना भी होती है, जैसे हमारे
वहाँ पर लंग्स से आता है ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंप्लीट वहाँ पर क्या करता है, लंग्स में जाता है हमारा हीमोग्लोबिन और वहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ता है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन को पकड़कर वो लाता है और फिर हमारा कोशिका में क्या होता है C6H12O6 होता है। और ये जो ऑक्सीजन आता है तब ये ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, बनाता है H2O प्लस में CO2 और प्लस में ATP। ये प्रोसेस होता है, ठीक ना। ग्लूकोज बॉडी के अंदर होता है, ऑक्सीजन लाता है यहाँ पर हीमोग्लोबिन और यहाँ पर जल कार्बन डाइऑक्साइड और ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा। और ये सारे प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसीलिए इसको ATP जमा रहने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सबसे पहले किंग सबरी ने यह बताया कि कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। वारबर्ग ने यह बताया, दो याद रखना है, वारबर्ग ने यह बताया कि कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लवक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, प्लास्टिड के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पर लवक या प्लास्टिड क्या होता है। तो लवक केवल पौधों में पाया जाने वाला कोशिका होता है। क्या होता है, केवल पौधों में पाया जाने वाला कोशिका। यह कोशिका में पाए जाने वाली सभी कोशिकांगों में बड़ा होता है। लवक खास वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक ना। इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर हरित लवक को नहीं पता है, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ये तीनों होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अब हरित लवक के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है। हरित लवक क्या होता है, तो हरित लवक के बारे में यहाँ पर देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इसी लवक में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया जो होती है पौधों में पूरी होती है। हरित लवक मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान नहीं दिखाई देते हैं। एक कोशिका में 1 से 80 तक हरित लवक हो सकते हैं। 1 से 80 तक, 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं एक कोशिका में, जिसकी व्यास 4 से 10 मीटर ये है, ठीक ना, इतना होता है। हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। हरित लवक दुहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। यह दुहरी झिल्ली पारगम्य होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है। दुहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरल युक्त गुहा कैविटी को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचनाओं को स्ट्रोमा लेमेल कहते हैं। स्ट्रोमा लेमेल के बीच बीच चपटी तथा वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं जिसे थैलोकाइंड कहते हैं। थैलोकाइंड प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। थैलोकाइंड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। थैलोकाइंड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्वांटम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना है हरित लवक के बारे में, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि हरित लवक जो है यह दुहरी झिल्ली पारगम्य तथा प्रोटीन से बनी होती है।
या दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरल युक्त कैविटी को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचनाओं को स्ट्रोमा लेमेल कहते हैं। स्ट्रोमा लेमेल के बीच बीच चपटी एवं वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं जिसे थैलोकाइंड कहते हैं। थैलोकाइंड जो होता है प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। थैलोकाइंड के समूह को यहाँ पर ग्रेनम कहते हैं। थैलोकाइंड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अणुओं के समूह को क्वांटम कहा जाता है। तो ये आपको इतना जो है याद रखना है इन सभी बातों को। नेक्स्ट देखते हैं कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है और यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्णी लवक के बारे में दिया गया है कि इसमें रंगीन लवक पाया जाता है। यो हरित लवक था, अब ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो मतलब ये क्रोमो मतलब होता है कलर यानी रंग होता है। इसमें रंगीन लवक कहा जाता है, इसे रंगीन लवक कहा जाता है। पौधों में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के वर्णी लवक ही उत्तरदायी होते हैं। देखिए अब जितने भी फल में या जितने भी फ्रूट्स में या जितने भी पौधों में देखते होंगे कलर, वह क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। जैसे यहाँ पर अभी देखते हैं, यहाँ पर गाजर का जो नारंगी रंग होता है वह किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और गाजर में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन इसमें होता है ए। वहीं बात की जाए कि सी विटामिन किस में ज़्यादा होता है, तो याद रखना है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है आंवला में, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है बताइएगा? रतौंधी, ठीक ना। और गाजर का नारंगी रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हल्दी का जो पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग होता है, पपीता में देखे होंगे पीला रंग, वो किसके कारण होता है? कैरिका ज़ैंथीन की वजह से। कैरिका ज़ैंथीन की वजह से। टमाटर के लाल रंग की बात की जाए तो लाइकोपीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे कि सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन की वजह से। सेब का लाल रंग किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। तो इतनी बात याद रखना है कि गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, हल्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल, पपीता का पीला रंग कैरिका ज़ैंथीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, ये सभी आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक वसा में घुलनशील होते हैं। ये जो होते हैं वर्णी लवक, ये वसा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में ही पाए जाते हैं। फूलों तथा फलों का कलर देने के लिए काम कौन करता है? वर्णी लवक। यहाँ पर हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णी लवक हरित लवक में। तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि सभी जो है आपस में चेंज हो सकते हैं। जैसे वर्णी लवक हरित लवक बन सकता है, हरित लवक वर्णी लवक बन सकता है, ठीक ना। या अवर्णी लवक भी बन सकता है, इस जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ल्यूकोप्लास्ट कि यह लवक पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। यहाँ पर मतलब जैसे जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहाँ पर अवर्णी लवक होता है। जड़ भूमिगत तना आलू प्याज में यह लवक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जड़ जो कि भूमिगत तना जड़ में ये पाए जाते हैं, मतलब जो भूमि के नीचे होता है जड़ जिसको बोलते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। जैसे आलू जो हो गया, प्याज हो गया, ये तो जड़ ही होता है ना, जड़ ही हम खाते हैं ना। यह लवक मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है। लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रह करता है। यह लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे एमिलोप्लास्ट स्टार्च ग्रहण करने वाला, ये प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन संग्रहण करने वाला, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला, ये क्या है? एलाइयोप्लास्ट वसा संग्रह करने वाला। तो ये वर्णी लवक है। एमिलोप्लास्ट स्टार्च ग्रहण करने वाला, प्रोटीन से याद रखनी है, प्रोटीन इसमें आ ही रहा है। प्रोटीन प्लास्ट मतलब प्रोटीन संग्रह करने वाला, और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला, और ये
ई से एलाइयोप्लास्ट वसा संग्रह करने वाला, ये अवर्णीय लवक में याद रखना है आपको। नेक्स्ट सेंट्रोसोम देखते हैं। सेंट्रोसोम के बारे में यहाँ पर ये देखिए सेंट्रोसोम क्या है। तो यह संरचना केवल पादप जंतु में ही पाई जाती है। सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है किस में पाया जाता है, सिर्फ सेंट्रोसोम की बात की जाए तो सेंट्रोसोम जो होता है सिर्फ किसमें होता है, तो जंतु कोशिका में ही होता है। और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये बेलन के आकार के दिखाई देते हैं। इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में स्थित धागे जैसी रचना होती है। इस रचना को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्ट्रा रेज, अस्ट्रल रेज बोलते हैं, अस्ट्रल रेज। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम नामक नामकरण टी बोवेरी द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट वैक्यूल्स देखते हैं कि वैक्यूल्स क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर राजधानी है जिसे वैक्यूल्स कहते हैं। तो राजधानी कोशिका की निर्जीव रचनाएं, राजधानी मुख्य रूप से पौधों की कोशिका में पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में काफी छोटे आकार की राजधानी पाई जाती है या नहीं भी पाई जाती है। राजधानी थैले समान आकृति के होती है, चारों ओर झिल्ली द्वारा घिरी रहती है और इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा, राजधानी के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। पौधों की राजधानी कोशिका रस से भरा होता है। कोशिका रस पौधों के कोशिका में जीव द्रव का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं कि राजधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन रखने का काम करती है। राजधानी जो होती है ये जंतु कोशिका में जल को बैलेंस करने का काम करती है। एक कोशिकीय जीव प्रोटोजुआ की राजधानी संकुचनशील कॉन्स्ट्रुक्टाइल होती है। यह राजधानी शरीर से अपशिष्ट तरल पदार्थ का संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाली कुछ नवीन संरचनाओं का पता जीव वैज्ञानिक ने लगाया जो कि इस प्रकार है। एस्फीरोसोम्स, इसे पौधों की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण एवं संग्रह का कार्य करता है। कौन, एस्फीरोसोम्स। ठीक है, कोशिका पंजर। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन, यह प्रोटीन का बना हुआ सूक्ष्म तंतु या जाल होता है। यह पूरे कोशिका द्रव में फैला रहता है। यह रचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति को बनाए रखता है। कौन, साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट यहाँ पर पोरोक्सीसोम, यह संरचना पौधों में प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जिसका नाम बोलते हैं इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, का भी उत्पादन करता है, पोरोक्सियोम। नेक्स्ट यहाँ पर माइक्रोट्यूबुलेट्स, यह छोटी छोटी नलिकाओं के संरचना है जो कोशिका द्रव में फैली रहती है। यह संरचना कोशिका को गति कराने में सहायता करता है। नेक्स्ट ये खत्म हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हो गया भाई। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं केंद्रक के बारे में जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग कोशिका का दिमाग भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो ये केंद्रक को बोला जाता है। सभी जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव में के मध्य में एक गोलाकार आकृति, अंडाकार आकृति होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक ना, कोशिका के, ये कोशिका हो गया तो इसके मध्य में ये गोलाकार अंडाकार आकृति होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे सेल ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावा ब्रिक यानी किडनी जैसी, किडनी कैसी होती है, सेम के बीज के जैसे ऐसे, ठीक ना, कि जैसे आकृति, जैसे घोड़े के पैर की आकृति जैसे भी हो सकते हैं। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं भी पाए जाते हैं। कुछ कोशिका में दो केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ में ऐसा भी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। मतलब कोई भी, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें केंद्रक, कुछ कोशिका में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसकी कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं, कुछ में एक भी नहीं पाया जाता है, कुछ में एक पाए जाते हैं। तो सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता है। केंद्रक की आकृति कोशिका के क्रिया कार्य पर निर्भर करता है। एक केंद्रक के संरचना के निम्नलिखित भाग हैं।
यहाँ पर केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़िए। तो यहाँ पर देखते हैं केंद्रक झिल्ली के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, यानी केंद्रक के बाहर ये अगर केंद्रक हो गया, सॉरी, ये अगर हमारा कोशिका हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस केंद्रक, और इसके बाहर जो होता है एक मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर देखेंगे आप लोग तो ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक ये मेम्ब्रेन होता है पतला, ऐसे ऐसे ये मेम्ब्रेन होता है, ठीक ना। तो ये इसमें जो होता है, ये जब हमारा ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर बहुत सारा ऐसे लिक्विड होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा ये लिक्विड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच आदान प्रदान जो होता है इस झिल्ली के द्वारा होता है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे इस कोशिका में न्यूक्लियस में जाएंगे इस झिल्ली के द्वारा, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे देखिए यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है, केंद्रक के चारों ओर होती है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच की जगह जो होते हैं, ये बीच की जगह देखिए यहाँ पर इसके इस झिल्ली और ये केंद्रक द्रव के बीच ये जो जगह है ये क्या कहलाता है, पेरिनिकुलर स्पेस। ये जो झिल्ली और इसके बीच जो जगह है पेरिनिकुलर स्पेस कहलाता है ये सभी, ठीक ना। केंद्रक झिल्ली के बाहरी परत अंतः प्रदावित जालिका के, जबकि भीतरी परत क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं, यहाँ पर अभी छिद्र बनाया हम लोगों ने। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है, झिल्ली के द्वारा ही। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग कि केंद्रक द्रव क्या होते हैं। तो केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को ही केंद्रक द्रव अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ये सेल हो गया, कोशिका हो गया तो कोशिका के अंदर होता है हमारा, कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। और ये कोशिका के अंदर जो होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारा ये लिक्विड होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियस द्रव या न्यूक्लियस लिक्विड या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। तो इन दोनों के आदान प्रदान के लिए एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जितना भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो इस झिल्ली के द्वारा जीव द्रव और ये कोशिका द्रव और न्यूक्लियस द्रव के बीच आदान प्रदान होते हैं। तो केंद्रक द्रव यही होता है, न्यूक्लियस के बीच जो लिक्विड होता है ये कहलाता है केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है केंद्रक द्रव कहलाएगा। न्यूक्लोप्लाज्म, न्यूक्लोसेप भी बोलते हैं। केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को ही केंद्रक द्रव कहते हैं। इस द्रव के मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस एवं न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं इसमें। इस न्यूक्लियस द्रव में क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सभी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। डीएनए का डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब आगे देखिए यहाँ पर क्रेमोटिन जाल क्या होता है। तो केंद्रक द्रव में महीन धागे का बना एक जाल होता है। केंद्रक द्रव में क्या होता है, महीन धागे का बना एक जाल होता है जिसे क्रेमोटिन जालिका कहलाता है। जालिका कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्रेमोटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन नामक या नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, केंद्रक द्रव में क्रोमोटिन जालिका दो तरह की होती है। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं, तथा एक जालिका बहुत ही सघन तथा सख्त रहती है जिसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेट्रोमैट्रिन जो होते हैं ये निष्क्रिय रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रेमोटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र क्रोमोसोम कहा जाता है। और इंसान के शरीर की बात की जाए तो क्रोमोसोम की कितनी जोड़ी होती है,
तो 23 जोड़ी 22 जोड़ी जो होती है ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम मतलब फीमेल और मेल दोनों में इक्वल होता है, एक जैसा होता है। लेकिन एक जो होता है फीमेल में होता है XY और मेल की बात की जाए तो मेल में होता है फीमेल में होता है XX और मेल की बात की जाए तो इसमें होता है XY। ठीक ना, ये ऑटोसोम नहीं होता है। ये लास्ट वाली जो होती है 23वीं जोड़ी ये अलग अलग होती है। ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम। यहाँ पर केंद्रिका न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं तो केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार संरचना आती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज की बात की जाए तो फोर्टोना ने किया था, फोर्टोना के द्वारा की गई थी। केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण होता है, केंद्रिका में ही आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है फोर्टोना में ही बनते हैं। ठीक ना, केंद्रिका में ही बनते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। अभी स्टार्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्रक को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को ही कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोगों को प्राप्त किए हैं ये विकसित कोशिका है। ठीक ना, क्या है अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इस आरबीसी सॉरी, या जितने भी हम लोगों ने देखा कोशिका के पार्ट, ये सभी विकसित कोशिका को हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। तो विकसित कोशिका को ही यूरोक्रोटिक कोशिका कहते हैं, यूक्रियोटिक। विकसित कोशिका को यूक्रियोटिक कहते हैं। ये सभी पौधा एवं जंतु में पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जो होते हैं अर्ध विकसित कोशिका को कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं थी। पहली बार जो जितने भी जीव उत्पन्न हुए थे इस धरती पर उनकी कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं थी, उनमें कोई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्री हिस्ट्री मतलब पुरानी कोशिका। ठीक ना, प्री मतलब पुरानी हो जाता है ना, तो यहाँ पर प्रोयोटिक कोशिका कहते हैं। जीवाणु में इसी तरह की कोशिका पाई जाती है। अर्धविकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहती है और जीवाणु जो होते हैं इनमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ डिफरेंस यहाँ पर हैं, उनको देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट देखिए यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका है, इसका आकार छोटा भी होता है। जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रिक युक्त कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदावी जालिका का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये संरचनाएं मौजूद होती हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं तथा इसके डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं रहते, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं एवं इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त रहते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 18। ठीक ना, पुराना जो था उसमें 70S कम अंक वाला, और जो नया जो है अभी हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं जो इंसान में होता है, पादप में होता है, वह 80S वाला होता है। ठीक ना, अब ज़्यादा संख्या वाला होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में यह उपस्थित रहती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्रक के अंदर भी एक होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है तो परंतु यह सेलुलोज की बनी नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में भी कोशिका भित्ति होती है लेकिन वो सेलुलोज की बनी नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। अभी हम लोग